Hello everyone. So how are you all? In this video, we will be covering about the complete full stack roadmap. What should be the roadmap to learn each and everything that is included in full stack development? And अगर आप एक beginner हो, आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो और वेदर यू आर इन सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ योर कॉलेज एंड आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ मिस कर रही है, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो आपको इस फुल स्टैक की प्लेलिस्ट जो हम बनाएंगे उसे ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब ये चीज़ मार्केट से अलग कैसे है, पहले मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज जिसमें कि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि कहाँ से पढ़ा जाए। ओके, इस चीज़ का बेसिक मतलब ये है कि आप कहीं से भी पढ़ो जहाँ से आपको अच्छा लगे, बट हमने क्या अप्रोच फॉलो किया है कि हर लेक्चर आपको एकदम डेप्थ में मिलेंगी और आपको रोड मैप देख के वो समझ आ जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, तो वेदर यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑल्सो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल एंड आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हम अपने चीज़ों को कैसे किस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो वी कैन स्टार्ट दिस विथ फर्स्ट वेब। वेब मतलब पूरे सारी चीज़ें इंटरनेट पे कैसे काम करती है। ठीक है, HTTP क्या होता है, TCP UDP क्या होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ये सब प्रोटोकॉल्स क्या होती है, कहाँ पे यूज़ आती है। ठीक है, भले ही आपने नेटवर्किंग ना पढ़ी हो, बट स्टार्टिंग बेसिक्स के लिए आपको ये सब चीज़ जानने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्राउज़र को समझोगे, इंटरनेट को समझोगे तभी तो आप वेबसाइट क्रिएट कर पाओगे। वेबसाइट तो आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हो, बट उसके मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में तो जानना चाहिए ना हमें। ओके, देयर आफ्टर हम पढ़ेंगे वेबसाइट के बारे में। सेकेंड चीज़ जो है हमारे पास वो है वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग, DNS, वेब पेज, सर्वर्स, ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास, क्या होती हैं। ओके, ये सब चीज़ जो है ना यार बहुत ज़्यादा बेसिक है अगर आप टेक फील्ड में, अगर आप कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट APIs। ओके, थर्ड थिंग दैट वी हैव इज़ API। API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको हम कैसे बना सकते हैं, किस टूल से बना सकते हैं एंड इसके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, अब APIs हम पहले क्यों पढ़ेंगे, आप पूछोगे कि सर वाई वी शुड लर्न API फर्स्ट। API तो हम बैकएंड में बनाते हैं, फ्रंट एंड सीखूंगा तभी तो मैं बैकएंड में APIs बनाऊंगा। बट APIs कितने टाइप्स के होते हैं, API को कैसे मैनेज किया जाता है, अभी हमें सर्वर्स बनाना नहीं आता। ठीक है, हम पहले फ्रंट एंड सीखेंगे फिर बैक एंड सीखेंगे, तो इम्प्लीमेंट हम बैक एंड में ही करेंगे, राइट। बट वो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि APIs इतने तरीके के होते हैं, हम इस API को इस पॉइंट पे बना सकते हैं, इस टूल के साथ टेस्ट कर सकते हैं, इतना पता होना चाहिए। अब द नेक्स्ट थिंग इज इंटरनेट। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट कैसे आया, पूरा इंटायर हिस्ट्री जब आप इंटरनेट की खोलोगे तब आपको समझ आएगा कि ब्राउज़र का इवोल्यूशन कैसे हुआ। लाइक वेब 1.0, 2.0 और अभी तो 3.0 भी चल रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ में क्या क्या नए फीचर्स आते हैं। ठीक है, अभी AR और VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, ये चीज़ आ रही है मार्केट में। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या अलग अलग फीचर्स हैं, मतलब ये हिस्ट्री में आ जाएंगे आपके इंटरनेट के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अबाउट ब्राउज़र, फिर लिंक, वेब पेज क्या होता है, URL क्या होता है, URN क्या होता है। देखो वैसे ये सब पार्ट किसका है, नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट होती है, इफ़ यू आर कंप्लीट बिगिनर, लेट मी टेल यू दिस कि
नेटवर्किंग जो है ना, नेटवर्क, वो एक चैप्टर होती है आपके सेकेंड या थर्ड ईयर में, ठीक है। एक चैप्टर होती है सेकेंड या थर्ड ईयर में, जो कि आपको ये समझा देगी कि लाइक URL क्या होता है, URN क्या होता है, IP क्या होती है, डोमेन क्या होता है, नेम सर्वर्स क्या होते हैं, SSL क्या होते हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप फर्स्ट ईयर से सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा कॉलेज पे डिपेंडेंट मत रहो, बट वो चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको दूसरे स्टूडेंट से लाइक टेक ओवर करना है तो यू शुड बी नोइंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स प्रायर, ठीक है। तो डोंट वरी, हम हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे और ये पूरा फ्री ही रहने वाला है पूरा कोर्स, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। इसके बाद वी हैव ब्राउज़र्स एंड इंजन, ठीक है। क्या है हमारे पास? ब्राउज़र एंड इंजन। अब जो हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लाइक कौन कौन से पॉपुलर ब्राउज़र्स होते हैं हमारे पास? कौन कौन से पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं हमारे पास? हमारे पास है फर्स्ट क्रोम, जो काफ़ी ज़्यादा लाइक यूजेबल है, मतलब 92% पीपल इसको अभी भी फॉलो करते हैं, इसको यूज़ में लेते हैं। सेकंड है ओपेरा, इसका भी मार्केट काफ़ी अच्छा है। थर्ड माइक्रोसॉफ्ट एज, और भी है क्या, लाइक अलग अलग OS के आते हैं, लाइक सफारी हो गया iOS का, एंड और भी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब पॉपुलर तो ये 3 चीज़ें ही हैं। अब ये ब्राउज़र्स क्या करते हैं ना, ये ब्राउज़र चीज़ों को समझने के लिए, आप क्या करते हो, आप सिर्फ कोडिंग कर देते हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कोडिंग किया, और आपको लगता है कि ये कोड मैं जो करूँगा वो ब्राउज़र ऐसे ही समझ जाएगा। नहीं, ये भाई साहब क्या करते हैं, ब्राउज़र भाई साहब, ये अपने अंदर एक इंजन को छुपा के रखते हैं, इंजन, ठीक है। और वो ऐसा इंजन होता है जो आपके सारे कोड को, आपकी सारी बातों को समझता है, ठीक है। ऐसा इंजन होता है जो आपकी हर चीज़ को समझेगा। इवेंट्स क्या होते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर क्या होता है, सारा चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो इंजन सारी बातों को समझ रहा है। अब ये जो इंजन है ना, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती है, ध्यान से समझना। ये जो इंजन्स होती है, जो ब्राउज़र अपने अंदर यूज़ करता है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती है, ठीक है। अगर हम क्रोम की बात करें तो इफ़ यू आर यूजिंग क्रोम ब्राउज़र, तो क्रोम का जो इंजन है ना अभी, वो है V8 इंजन, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज की है? ये है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। ये जो V8 इंजन है वो जावास्क्रिप्ट की है। अब एक बात बताओ, V8 इंजन तो अभी आया है भैया, जावास्क्रिप्ट तो बाद में लॉन्च हुई। ब्राउज़र पे पहले कौन सा इंजन यूज़ होता था? पहले होता था हमारे पास स्पाइडर मंकी, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यू शुड बी नोइंग, ठीक है, पता होना चाहिए ये सब चीज़। तो इतना कहने का मतलब है कि हम ब्राउज़र्स और इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राउज़र अपने अंदर कुछ इंजन रखता है जो सारी फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म करके दे देगा, ओके। एंड अभी उस चीज़ को नहीं देखना, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि हाँ, वी हैव टू कवर ऑल दिस थिंग। तो द मेन पॉइंट इज़ कि कौन कौन से भैया इंजन है, कौन कौन से सर इंजन है हमें जो पढ़ना है। देखो, पॉपुलर इंजन्स 3 है, चक्रा, स्पाइडर मंकी एंड V8। एंड अभी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो है V8, तो वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट V8, अंडरस्टूड, ठीक है। अब चलते हैं, इतना हमारा बेसिक पार्ट रहा, ठीक है। ये जो हमारा बेसिक लाइक जो भी चीज़ें मैंने बताई वो हमारा टोटल बेसिक है, मतलब कोई भी सीख सकता है उसको। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को स्किप मत करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ HTML से स्टार्ट करो, आप पहले यहाँ से स्टार्ट करो, दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं हम HTML से, ठीक है। तो HTML से स्टार्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना,
मैं अपना भी एग्जाम्पल बताता हूँ. ओके, लेट मी टेल यू माई एग्जाम्पल ऑल्सो कि व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज, ठीक है, तो मुझे क्या लगा कि जब मैं फ्रंट एंड सीख रहा था तो मैंने ये सोचा कि HTML तो यार 2 मिनट का चीज़ है, वो मैं बाद में भी सीख लूँगा. ओके, और मैंने इस चीज़ को छोड़ के जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर दिया. और प्रॉब्लम क्या आई, मुझे प्रॉब्लम ये आई कि आपको बेसिक्स ही नहीं आते थे. बेसिक्स का मतलब HTML में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली नहीं पढ़ाई जाती. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक वेब स्टोरेज का पार्ट हो गया, जियो लोकेशन का पार्ट हो गया. मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, आप रिलेट करना है इस चीज़ को. एंड कैटसेट का यूज़ और काफ़ी सारे लाइक शॉर्ट चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती है. वैसे HTML तो इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट अगर आप वो चीज़ जानते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो जाके हेल्प करेगी. ठीक है, तो HTML के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, HTML के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद HTML के साथ क्या है, और XHTML, XML और YAML क्या है, ये सब फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट है, क्यों यूज़ करते हैं, और कैसे ये डिफरेंट है HTML से. HTML क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? Whether HTML is a programming language or not, tell me this. No, इस चीज़ का लाइक हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ओके, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है भाई, ये मार्कअप लैंग्वेज है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है. सेकेंड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है CSS. ठीक है, लाइक आपने सिंटेक्स वगैरह समझ लिया HTML का. HTML में भी काफ़ी डेप्थ में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सेकेंड पॉइंट दैट वी हैव टू सी इज CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ओके, तो CSS काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है. कब? जब आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, जब आप UI UX की चीज़ें सीखना चाहते हो, क्योंकि कंपनी जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पे करती है इस चीज़ के लिए. फ्रंट एंड वालों को भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है. ठीक है, तो अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हो और लाइक आपको लाइक चीज़ें क्रिएट करने में, डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो आपको CSS तो आना चाहिए, मिनिमम चीज़. ठीक है, CSS को सीखने के बाद वी हैव इट्स लाइक फ्रेमवर्क क्या हो सकती है, एक बूटस्ट्रैप है और एक टेलविंड है. ओके, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं लाइक. और हमें कौन सा सीखना है, वेदर बूटस्ट्रैप और टेलविंड, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ओके, देयर आफ्टर CSS वी हैव जावास्क्रिप्ट. अब जावास्क्रिप्ट एक ऐसा पॉइंट है. जावास्क्रिप्ट क्या है, होल्ड ऑन. ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं. इग्नोर कैसे करते हैं कि कभी भी उसको कंप्लीट पढ़ते नहीं है. अब देखो, दो चीज़ें होती है, या तो आप स्टार्टिंग टू एंड पर हो और जावास्क्रिप्ट का कोई एंड नहीं है, इतना मुझे मालूम है, इतना हमें मालूम है. ठीक है, और सेकेंड चीज़ क्या करो कि इंटरव्यू के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लो, जैसा कई सारे बच्चे करते हैं कि लाइक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वो आप रिवाइज कर लो. लेकिन जावास्क्रिप्ट में कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है, वो हम देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की हम इंजन के बारे में बात करेंगे, V8 इंजन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. देयर आफ्टर जावास्क्रिप्ट के हम लाइब्रेरीज की तरफ मूव ऑन करेंगे. अब देखो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को सीखने से कुछ नहीं होने वाला. ऐसा क्यों
रीज़न क्या है इसके पीछे कि जावास्क्रिप्ट तक ही हम क्यों ना सीखे सर, हम आगे क्यों मूव ऑन करें लाइब्रेरीज़ के साथ? इसलिए क्योंकि जो कंपनीज़ है ना, कंपनी को चाहिए एकदम फास्ट चीज़ें कि लाइक आप क्लिक करो, आप उसी टाइम मेरा काम हो जाए, ठीक है। लाइक आप पेमेंट कर रहे हो, ध्यान से समझना, कोई भी आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे पेमेंट करी तो आप चाहते हो वो पेमेंट मेरा 5 सेकंड या 7 सेकंड के अंदर हो जाए प्रोसेसिंग सारा कुछ। अगर आपको 10 सेकंड लग रहा है या 20 सेकंड लग रहा है सिर्फ पेमेंट करने में, तो आप क्या पता वो पेमेंट करो ही ना। तो यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, चीज़ों को फास्ट बनाने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिएक्ट जेएस। ठीक है, काफ़ी सारे लाइब्रेरीज हैं वैसे तो, रिएक्ट, जेक्वेरी, इलेक्ट्रॉन जेएस और रिएक्ट और एंगुलर। ठीक है, एंगुलर या व्यू, यहाँ पे व्यू लिखना चाहिए था मुझे, व्यू जेएस। ठीक है। अच्छा, व्यू तो इसमें लाइब्रेरीज में नहीं आता ना, व्यू एक फ्रेमवर्क है। ओके, इरेज इसको। इतना समझ आ गया हमें? क्या समझ आया कि जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज हैं, रिएक्ट, जेक्वेरी, इलेक्ट्रॉन जेएस और एंगुलर। अब हम रिएक्ट क्यों पढ़ेंगे? एंगुलर, देखो 3 लाइब्रेरीज हैं, 2 लाइब्रेरीज हैं, एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट, व्यू और तीसरा एंगुलर। तो रिएक्ट और एंगुलर एक लाइब्रेरी है और फ्रेमवर्क कौन सा है? फ्रेमवर्क है हमारे पास व्यू जेएस। अब लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होते हैं ये हम बाद में समझेंगे। और हम एंगुलर और व्यू को चूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई वी आर टेकिंग, वाई वी विल स्टडी ओनली अबाउट रिएक्ट जेएस? व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ लाइक लर्निंग ओनली रिएक्ट? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन जेएस जो मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, ये एक ऐसा लाइब्रेरी है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के काम आती है। लाइक आप जो वीएस कोड में लिखते हो ना, कोड करते हो, कहाँ करते हो? कोई एडिटर में करते होगे वीएस कोड में। तो वीएस कोड जो कंप्लीटली बिल्डेड पता है किस में है? वो इलेक्ट्रॉन जेएस में है। तो वीएस कोड जितनी बड़ी एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आई मीन टू से कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रॉन जेएस के हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा बेसिक फंडा है इस चीज़ का। अब चलो फ्रेमवर्क्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हमने देख ली है। लाइब्रेरीज में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली रिएक्ट, सिर्फ रिएक्ट देखेंगे हम। और रिएक्ट में भी ऐसा नहीं है कि लाइक रिएक्ट आपको 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बहुत बहुत डेप्थ है रिएक्ट का भी। ओके, तो पेशेंस रखना और चीज़ों को सीखते रहना। फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में भी हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास। ओके, ठीक है। इसके बाद हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, तो इन फ्रेमवर्क वी हैव नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। देखो, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स नोड और एक्सप्रेस काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। क्यों? क्योंकि जब आप फुल स्टैक सीखते हो ना, तो आपको बैकएंड चाहिए होता है। ठीक है, तो आप बैकएंड के लिए लाइक कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या तो जावा का यूज़ कर सकते हो, जावा, स्प्रिंग बूट वगैरह, या तो आप नोड और एक्सप्रेस को साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नोड एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हो, या तो आप किसी लाइक फायरबेस का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो नोड और एक्सप्रेस क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो हम बैकएंड को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इतना हमें समझ आ गया। ओके, देयर आफ्टर वी हैव रिएक्ट एंड रिडक्स। तो रिएक्ट और रिडक्स क्या है भैया? रिएक्ट जेएस
ये एक लाइब्रेरी है जो हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे बीच में हमें गिट और गिटहब के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, कि गिट और गिटहब क्या है, वर्जन कंट्रोलिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे पुश करना होता है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, फॉर्क वगैरह कैसे करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे, ठीक है। तो गिट एंड गिटहब के बाद हमारे पास रिएक्ट एंड रिडक्स आता है। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। इसके बाद रिएक्ट के साथ हम बेसिकली पढ़ते हैं रिडक्स को, ठीक है। रिडक्स क्या है? रिडक्स यूज आता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। बेसिकली ये स्टेट मैनेजमेंट पर्पस के लिए काम आता है। स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, अब स्टेट क्या होता है वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे, मतलब इस रिडक्स वाले लेक्चर में देखेंगे कि स्टेट क्या होता है, क्यों हमें मैनेज करने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल कि जब आप कोई भी ऑर्डर अपने कार्ट में रखते हो ना, जैसे आप कोई भी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, ठीक है, आपने कुछ सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करके आपने ऐड टू कार्ट किया, तो कार्ट में जो अपडेशन हो रहा है और ये सारा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है एट द बैक एंड, वो सारी चीज़ रिडक्स का करता है, ठीक है। तो वैसे यही कॉन्सेप्ट है मेन रिडक्स का। और बेसिकली रिडक्स सिर्फ इतना ही नहीं करता, रिडक्स का और भी काम है, ठीक है, डेटा स्टोरेज का भी काम है और भी कई सारे काम है रिडक्स के, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। बट रिएक्ट के साथ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिडक्स। समझ आ गया? आगे चल रहे, ठीक है, ठीक है। गिट और गिटहब हो गया, रिएक्ट हो गया, रिडक्स हो गया। अब हम आते हैं बैक एंड पे। देखो आपका फ्रंट एंड कवर हो गया। फ्रंट एंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, HTML आई, CSS आई, CSS की फ्रेमवर्क आई, बूटस्ट्रैप और टेलविंड। इसके बाद हमारे पास क्या आया? जावास्क्रिप्ट। फिर जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी कौन आया? रिएक्ट। फिर रिएक्ट के साथ एक और कौन आया स्टेट मैनेजमेंट के लिए? रिडक्स। इतना हमने फ्रंट एंड में सीखा। अब बैक एंड में वे विल बी इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स इन इंटायरली नोड एंड एक्सप्रेस.js, ठीक है, कि APIs कैसे क्रिएट करते हैं, Node.js की आर्किटेक्चर क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं, स्ट्रीम्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो नोड और एक्सप्रेस को ना हम अलग अलग नहीं कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों? अब एक्सप्रेस.js क्या है? एक फ्रेमवर्क है, किसकी? जावास्क्रिप्ट की। इतना समझ आ गया। Node.js भी तो है, ठीक है। अब डिफरेंसेस कहाँ पे हैं? देखो जब हम Node.js सीख रहे थे ना, जब हमारे पास सिर्फ Node.js था, तो हमें कोड लिखना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वो कॉम्प्लेक्स हो रहा था, ठीक है। बैकएंड में हमारे पास कोड लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट वालों ने हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया ताकि चीज़ें कम कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। उसी को हम एक्सप्रेस.js बोलते हैं। तो नोड और एक्सप्रेस को हम साथ में यूज़ करते हैं फॉर मैनेजिंग आवर थिंग्स एट बैकएंड, ओके। बैकएंड में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, जैसे लोड बैलेंसिंग हो गया, प्रॉक्सी हो गया, प्रॉक्सी फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फिर वैलिडेशन वगैरह तो आता ही है, ये कॉमन रहता है। फिर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कैसे हम माइक्रो सर्विस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ हम ये सब चीज़ कवर करेंगे। स्ट्रीम्स क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ओके। देयर आफ्टर अब आपने बैकएंड भी सीख लिया, फ्रंट एंड आपने देख लिया, आपने बैकएंड भी देख लिया। अब इंटरव्यू जब आप देने जाओगे, ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन तो करेगा ही, फ्रंट एंड बैक एंड से जो भी उसको करना रहेगा। लेकिन
मैंने ऐसा एक भी इंटरव्यू आज तक नहीं देखा जहाँ पे डेटाबेस की बात ना हो, वेदर इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस और इट्स अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस। मतलब अगर आपने DBMS नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा। डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, रिलेशन और नॉन रिलेशनल। ओके, रिलेशन में हम बेसिकली SQL पढ़ते हैं और नॉन रिलेशन में हम MongoDB अभी प्रेफर करते हैं। MongoDB इजीली इम्प्लीमेंटेड हो जाती है बैकएंड में हमारे नोड एंड एक्सप्रेस.js के साथ, इसलिए हम प्रेफर करते हैं MongoDB और उसमें क्वेरी भी बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, तो अगर आप डेटाबेसेस पढ़ना चाहते हो तो आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ तो आप दोनों सकते हो, SQL और MongoDB भी। ठीक है, लेकिन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्वेरीज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये अभी से मैं बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर चूजिंग इधर MongoDB और SQL में तो आपको पूरा उसका डाउनलोड करना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, उसके प्लेटफॉर्म्स जो भी है MySQL वर्कबेंच वगैरह, फिर वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन अगर आप MongoDB के साथ जाते हो, ठीक है, अगर आप MongoDB के साथ जाते हो तो एक वेबसाइट आती है हमंगस। ठीक है, हमंगस वेबसाइट पे आप जाना और यहाँ पे क्वेरी प्रैक्टिस होती है MongoDB की। ओके, तो यहाँ पे आप क्वेरी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि यू हैव टू चूज ओनली वन डेटाबेस एंड वी विल बी देखो, हम बस MongoDB ही पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम बस MongoDB ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स है। MongoDB के ना काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेसेस में इसमें कॉन्सेप्ट आता है OPS। ठीक है, ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल OPS से कैसे रिलेट होता है। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग कमेंट में भी बताना जब हम बैकएंड या डेटाबेसेस पे होंगे कि माइक्रो सर्विस या फिर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, EDA जिसको बोलते हैं, इस चीज़ में OPS कैसे काम करता है। ठीक है, OPS डेटाबेसेस में OPS कैसे काम करता है कि इसके वजह से हमें इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर लाना पड़ा। ठीक है, मतलब बेसिक रीज़न इसके पास वही है कि इवेंट ड्रिवन जो आर्किटेक्चर आया ना हमारे पास, माइक्रो सर्विस का जो आया हमारे पास कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं वो OPS से रिलेटेड है डेटाबेसेस में। ठीक है, तो आप लोग याद दिलाना, मैं समझा दूंगा उस टाइम। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड दिस इज़ द कंप्लीट रोड मैप ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट। एंड ये सारी चीज़ स्टार्टिंग टू एंड जितना भी हमने बताया वो कंप्लीट फ्री होने वाली है, फर्स्ट चीज़। सेकंड, वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होने वाली है, हर एक वीडियो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के मिलेंगे। थर्ड, और क्या है, और ये है कि अगर देखो यार, इस चीज़ को पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़, तो पेशेंस तो होना ही चाहिए आप में। इसके अलावा आप बोलते हो कि सर आई वांट टू डाइव डीपर, और ज़्यादा मुझे फुल स्टैक में अंदर पढ़ना है। जैसे कि मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि माइक्रो सर्विस क्या होती है, नीड ऑफ माइक्रो सर्विस, फिर माइक्रो सर्विस को कैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़, अब आप बोलोगे कि सर आई ऑल्सो वांट टू लर्न कि व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल होती है ना, वीडियो या ऑडियो कॉल, या फिर आप बता दो कि गूगल मीट या फिर जूम मीटिंग जो होती है ना, मुझे ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना है। तो वो जो एप्लीकेशन आपको बनाना है वो किस टेक्नोलॉजी के साथ बनेगी, WebRTC एंड WebSockets। ठीक है, मतलब एक मिनट रुक जाओ, देखो इधर,
नहीं, वेब आरटीसी, वेब सॉकेट्स और सॉकेट आईओ कैसे ये डिफरेंट है, पहला ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। और इस तीनों के कॉम्बिनेशन से वी कैन क्रिएट एन ऑडियो वीडियो कॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ पे आप कैसे दूसरे पर्सन से बात कर सकते हो, कैसे ग्रुप चैटिंग कर सकते हो, ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हो, एक अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें है ना, जो इम्प्लीमेंट किससे होती है, किस टेक्नोलॉजी से होती है, वो एक कॉम्बिनेशन से होती है, वेब आरटीसी, सॉकेट, ठीक है, ये सब चीज़ें से। इतना समझ आ गया, तो हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको और भी एडवांस पढ़ना है कि सर मुझे और भी एडवांस पढ़ना है, आप 2 साल ले लो बट सिखाओ मुझे। फिर इसके बाद आता है कंटेनराइजेशन का प्रोसेस। माइक्रो सर्विस जब आप पढ़ते हो तो हमारे पास क्या होती है ना, डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट, देखो ये सारे सर्विसेज हैं हमारे पास, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले जो भी हैं, उबर, स्विगी, ये हर एक सर्विसेज के लिए अलग अलग सर्वर्स लेते हैं। अब मैं इसका भी बताऊंगा, आप बोलोगे अलग अलग सर्वर्स क्यों, ठीक है। सर्वर्स का अगर सर्विसेज ज़्यादा होंगी, सर्विसेज 500 होगी, तो 500 सर्वर्स थोड़ी खरीदेगा कंपनी, बता रहा हूँ इसके बारे में। तो हमारे पास अलग अलग सर्वर्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो ईडीए का यहाँ कॉन्सेप्ट आया, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, कि इतने ज़्यादा सर्वर्स हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो बेस्ट है कि हम ईडीए को फॉलो करें, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड क्या है, कंटेनराइजेशन का, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि सर्विसेज को ना आप कंटेनर्स में रखो। कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, ताकि कौन से सर्विस को कब रन करना है, ध्यान से समझो, कौन से सर्विस को कब रन करना है, कब स्टॉप करना है, कब ट्रबल शूट करना है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है ना, ये हम मैन्युअली करते हैं, लेकिन कंटेनराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट के आने के बाद ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई। क्या हो गई, ऑटोमेटेड, राइट। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम कंटेनराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अब इसमें जो आता है, डॉकर का नाम सुना होगा आपने, ये रहा डॉकर, ठीक है, आपने डॉकर का नाम सुना होगा। डॉकर और क्यूबरनेटिस लाइक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे डॉकर क्यूबरनेटिस वगैरह का भी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना देखना है कि कंटेनराइजेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने लाइक जो भी सर्विसेज होते हैं उसको कंटेनर्स के अंदर रखते हैं एंड एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, बस इतना समझो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मैसेज ब्रोकर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं इतना तो गारंटी लेता हूँ कि लाइक इतने डेप्थ में कोई भी बात नहीं करता, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक और वेदर फ्रंट एंड बैक एंड, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मैसेज ब्रोकर्स में हम देखेंगे काफका क्या होता है, कहाँ पे यूज़ आता है, कैसे यूज़ आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि क्लाउड में वी शुड बी नोइंग कि सारे चीज़ जो है हमारे पास, वो क्लाउड पे कैसे हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारी एप्लीकेशन है, कैसे स्टोरेज को मैनेज करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो AWS हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज, ठीक है। लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर भी सीख सकते हो, आप ओरेकल का भी सीख सकते हो, बट मार्केट में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, डोमिनेटिंग इज अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ें। अब कोई भी आप सर्विसेज वगैरह बनाते हो तो सर्विस रजिस्ट्रेशन एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, ठीक है, और वो चीज़ होता है जू कीपर के मदद से। अभी नहीं समझना, अभी बिल्कुल नहीं समझना कि होता क्या है,
मैं तो कंफ्यूज हो गया। बस आप रोड मैप देखो कि हाँ ये कंप्लीट रोड मैप है जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। एडवांस सिलेबस तक का नहीं, हमने सिर्फ बैकएंड और डेटाबेसेस तक का जिम्मेदारी ली है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको माइक्रो सर्विस कंटेनराइजेशन पढ़ना है तो आपको इनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस रजिस्ट्रेशन ज़ूकीपर के थ्रू देखेंगे। फिर रेडिस। अब रेडिस जो है ना, रेडिस क्या है? रेडिस एक बहुत ही पॉपुलर हमारे पास डेटाबेस है। एक ऐसा डेटाबेस है जो हमारे जो भी सिस्टम है उसके कैशे को यूज़ करता है। क्या करता है? एक ऐसा डेटाबेस है जो हमारे सिस्टम के कैशे को यूज़ करता है, ठीक है, टू प्रोसेस एवरीथिंग, जिससे कि चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, राइट, ठीक है। अब एक चीज़ और आता है इसमें, मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग, ठीक है। अब देखो, मॉनिटर और अलर्टिंग के लिए हम ग्राफाना का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं समझना ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बस आपको टर्म्स पता हो कि ग्राफाना, ज़ूकीपर, हाँ ये सब पढ़ना है हमें, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप कोई भी माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन, डन। देयर आफ्टर और भी चीज़ें हैं, एक दो और चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। आपने माइक्रो सर्विस का कोई प्रोजेक्ट बना लिया सुंदर सा, राइट। अगर आप माइक्रो सर्विस के प्रोजेक्ट बना पा रहे हो ना, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको इंटरव्यूअर सेलेक्ट करने से सेलेक्ट करेगा ही करेगा वो, ठीक है। माइक्रो सर्विस की प्रोजेक्ट आपने इम्प्लीमेंट की है, आपने कंटेनर्स की कॉन्सेप्ट उसको बता दिए, तो वो भाई इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि सही बताऊँ तो वो 10 LPA के ऊपर ही होगा आपका फिर पैकेज। ये चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर्स को भी नहीं पता, समझे। माइक्रो सर्विसेज के बारे में, कंटेनराइजेशन प्रोसेस के बारे में, क्यूबरनेटिस के बारे में नहीं पता भाई मार्केट में किसी को। मार्केट में ऑब्वियसली जो अच्छे पोजीशन पे है उसको सारी चीज़ आती हैं, बट अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में ही ये सारी चीज़ें सीख लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्लस पॉइंट होने वाला है कि आप हाँ टक्कर दे सकते हो अपने एक्सपीरियंस डेवलपर्स को भी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? टेस्टिंग सर्विसेज की टेस्टिंग। देखो, टेस्टिंग भी कई कंपनियां मांगती है कि वेदर इफ़ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर आपको टेस्टिंग आनी चाहिए। तो कितने टाइप के टेस्टिंग होते हैं? 4-5 होते हैं, 5 या 7 होते हैं शायद, ठीक है। जिसमें हम यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जिसमें कि जेस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जेस्ट एक टेस्टिंग का टाइप नहीं है, ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर आता है जेस्ट, ठीक है। और जेस्ट की हेल्प से हम माइक्रो सर्विस जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। एंड इसके बाद आता है हमारा डिप्लॉयमेंट। आपने सारा कुछ कर लिया, आपने सारा जो कोड लिखा वो गिटहब पे पुश किया, आपने कंटेनर के प्रोसेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने AWS पे सब चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। AWS पे या तो आप कर दो एप्लीकेशन को अपने रखो, या तो आपको डिप्लॉय ही करना है तो वर्सल है, या तो AWS पे कर दो, या तो वर्सल पे कर दो, या तो रेलवे पे कर दो। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो ईजिली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक हिरोकू भी आता है जहाँ पे आप अपने बैकएंड पे कर सकते हो, हिरोकू। लेकिन आई थिंक हिरोकू आप पेड हो गया है, ये अलाउ नहीं करता आपको अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए। पैसा दो करो, लेकिन जो फ्री है वो वर्सल है, रेलवे है, और AWS ऑब्वियसली फ्री नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड वगैरह चाहिए होता है, देख लेना। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट फुल स्टैक सिलेबस, ओके। एंड ये चीज़ अगर आप सीख लेते हो, ठीक है, तो आप किसी को भी टक्कर दे सकते हो। यहाँ तक की बात करो मैं, डिप्लॉयमेंट तक की। अगर आपने कंटेनर्स के प्रोसेस को, माइक्रो सर्विसेज के प्रोसेस को, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को समझ लिया,
एंड कोई उसकी हेल्प से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, तो आई कैन अश्योर यू कि यू कुड टेक मोर देन 10 LPA, ठीक है। और अगर ये पूरा इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना तो आपको DSA की आवश्यकता नहीं है। इसी से आपको इतना अच्छा पैकेज मिलेगा कि यू डोंट इवन नीड द प्रैक्टिस ऑफ DSA। बट अगर आपको अपने डेवलपमेंट पे भरोसा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें एडिशनली मैं बता रहा हूँ कि इफ़ यू डोंट फील मच कॉन्फिडेंट इन योर डेवलपमेंट, लाइक फुल स्टैक हो या डेटा एनालिटिक्स हो, कोई भी डोमेन, ठीक है, तो आप DSA करो बस, ठीक है। और अगर DSA नहीं करना या पसंद नहीं है या फिर कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है तो डेवलपमेंट अच्छा करना पड़ेगा, कोई एक चीज़ अच्छा करना पड़ेगा आपको, तभी आपको लाइक अच्छे LPA पे प्लेस्ड हो पाओगे। सो एंडिंग दिस वीडियो, दिस इज़ आवर complete full stack roadmap that इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को रिपीट मोड में देखो, खुद का एक रोड मैप बनाओ, ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। हम स्टार्ट करेंगे लाइक वेब से, जो भी हमने पढ़ा है अभी, स्टार्टिंग वेब, फिर इंटरनेट बारे में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को एंड लेट्स गेट बिगिन। चलो ध्यान रखो आप लोग, बाय बाय।